हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट इन्फ्लेशन, महँगाई। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप सबको लोगों को लगता होगा बस महँगाई है, प्राइस का बढ़ना और लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ इन्फ्लेशन उससे बहुत ज़्यादा है। बहुत तरीके की इन्फ्लेशन है जो शायद आपको पता भी नहीं होंगी, जैसे गैलपिंग इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आज का टॉपिक जो है वो है अबाउट इन्फ्लेशन 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 महंगाई महंगाई और महंगाई है। इन्फ्लेशन, महँगाई। इन्फ्लेशन का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है प्राइसेस का बढ़ना। जैसे आज अगर 1 किलो चावल 1 केजी राइस यू आर गेटिंग फॉर 40 रुपीज़, अगले साल अगर आपको वो 50 के मिलते हैं तो वो 20% इंक्रीज़ हुआ उसके प्राइसेस में। 20% वो इन्फ्लेशन हो गई। वो फूड इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये सब मतलब ट्रैक करते हैं प्राइसेस को। अलग-अलग इंडेक्सेस होते हैं देखने के लिए कि किस कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, किसके नहीं बढ़ रहे हैं। एक छोटा अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन मतलब एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन एक इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। जैसे अभी पास्ट में जापान डिफ्लेशन में था, यूरोप डिफ्लेशन में था। वो इकोनॉमीज बहुत ट्राई करती हैं डिफ्लेशन से बाहर आने का और इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में जाने का। पर आप सोचोगे कि इन्फ्लेशन क्यों अच्छा है, बिकॉज प्राइसेस अगर सेम रहे या कम रहे तो वो और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाएगा चीज़ों को। बट ऐसा नहीं होता। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी। वो ग्रोथ दिखाता है, वो डिमांड दिखाता है कि हाँ लोग खरीद रहे हैं और लोग खरीदना चाहते हैं। बिकॉज जब प्राइसेस गिरने लगते हैं ना तो एक साइकोलॉजिकल होता है कि यार अभी तो और प्राइसेस गिरेंगे, डिमांड कोलैप्स हो जाती है कि प्राइसेस जब गिर जाएंगे हम तब खरीद लेंगे। तो डिमांड कोलैप्स हो जाती है जब प्राइसेस गिरने लगते हैं। तो एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी। अब हम स्टार्ट करेंगे कि कितने टाइप्स की इन्फ्लेशन होती है और बहुत टाइप्स की होती है। और मतलब इनमें जो अंतर है वो बहुत माइन्यूट है, बट अंतर है और इसलिए इनको अलग नाम दिया है। तो पहली इन्फ्लेशन मैं बताऊंगा बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब है कि पीपल आर एंटिसिपेटिंग कि इसका प्राइसेस बढ़ेंगे और वो उस एंटिसिपेशन में चीज़ को खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, मतलब इसका वैसे रिलेशन नहीं है क्योंकि उसका प्राइस क्यों किसी और वजह से बढ़ रहा था, लेकिन जस्ट एन एग्जाम्पल कि गोल्ड है। अब लोगों को लग रहा है कि यार ये तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, इसका तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब लोग जाके गोल्ड खरीद रहे हैं। वो आज नहीं बढ़ा है, वो उस एंटिसिपेशन में खरीद रहे हैं कि कल को बढ़ेगा और वो उनकी डिमांड प्राइस को बढ़ा रही है। आप समझ रहे हो, उनके एंटिसिपेशन से डिमांड प्राइस नहीं बढ़ा क्योंकि उन्हें लग रहा था कि प्राइस बढ़ेगा, इसलिए उन्होंने डिमांड अभी करी और इसलिए उनकी डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ रहा है। तो ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन। दूसरी होती है डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब ये डिफ्लेशन से पहले वाला स्टेप है। इन्फ्लेशन हो रही है इकोनॉमी में बहुत कम रेट पर, बहुत माइन्यूट रेट पर हो रही है, 1-2% मान लो। मतलब जब एक अच्छे इन्फ्लेशन से इकोनॉमी कम रेट के इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में आ जाती है, जैसे इंडिया आज 10-15% की इन्फ्लेशन कर रहा है और वो आ जाए 1-2% की इन्फ्लेशन पे, तो वो एक बहुत अर्ली साइन है डिफ्लेशन में जा सकती है इकोनॉमी। बिकॉज घट गया है, वैसे इंडिया में से जाएगा नहीं अभी रिसेंट फ्यूचर में, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक हाई इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट से जब इकोनॉमी नीचे आने लग जाए और फिर इसी के आगे हम डिस्कस कर लेते हैं डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन क्या है, जैसा हम नाम जानते हैं, प्राइसेस गिर रहे हैं, इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। और ये तो आप लोग कहेंगे और मज़ा आ जाएगा जब आईफोन के प्राइसेस गिर रहे हैं बढ़ने की जगह। बट इससे इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाती है, इकोनॉमी में ग्रोथ खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर प्राइसेस नहीं बढ़ रहे चीज़ों के तो आपकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, ये सोच लेना। आपका इंक्रीमेंट भी नहीं होगा साल का। 1 लाख कमा रहे हो, 10 साल बाद भी 1 लाख कमाओगे, जो कि जापान में हुआ। जापान में वेज इन्फ्लेशन हुआ ही नहीं 30-40 साल से। 30-40 साल से वहाँ पे लोगों को इंक्रीमेंट ही नहीं मिला। 30-40 साल से वो उतना ही कमा रहे हैं। अब इसका अगला स्टेप होता है रीफ्लेशन। रीफ्लेशन बेसिकली गवर्नमेंट मेजर्स लेती है टू इंक्रीज इन्फ्लेशन। मैंने बताया ना, इन्फ्लेशन बढ़ाना चाहती है। ये यूजुअली 1929 के टाइम पे भी हुआ था। जब इसको 2 तरीक़ों से करा जा सकता है, वैसे करा तो बहुत तरीक़ों से जा सकता है। ये दीज आर द 2 मेन थिंग्स जो की जाती हैं। पहला है डिक्रीज द टैक्सेस एंड सेकेंड इज़ मॉनेटरी स्टिमुलस को बढ़ाना, मतलब लोगों के हाथों में पैसा देना। इससे क्या है, लोग डिमांड करेंगे, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, उससे डिमांड बढ़ेगी और इन्फ्लेशन वापस इकोनॉमी में आएगी। अब अगला स्टेप है गैलपिंग इन्फ्लेशन। ये इसका अगला स्टेप है। लोगों के हाथ में ज़्यादा ही पैसा आ गया है। अब इन्फ्लेशन थी
5-10% अब हो गए 30-40%। ये हाइपर इन्फ्लेशन से पहले वाला स्टेप नील होने लगा, गैलप कर रही है। गैलप मतलब कि जैसे घोड़ा भागता है ना, वैसे गैलपिंग इन जर्मनी में हुआ, तेज बढ़ रही है। जिम्बाब्वे में हुआ था अभी करंट, तेज बढ़ने लग जाती है, करी जाती है, हाई रेट इन्फ्लेशन हो रही है, करने लग जाती है इकोनॉमी में, करेंसी की गैलपिंग हो जाती है। उसके अंदर जो चीज़ की जाती है या तो बिटकॉइन को, जैसे सबसे खतरनाक चीज़ है जिम्बाब्वे, और इन्होंने अपना बिटकॉइन को यूज़ करने लग गए थे एज अ करेंसी, बिकॉज इनकी करेंसी वर्थलेस हो गई थी। तो हाइपर इन्फ्लेशन, उसके बाद होती है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन बेसिकली जैसे नाम से समझ आ रहा है कोर, तो ये कोर चीज़ों को बताती है। ये जो वॉलेटाइल आइटम्स होते हैं, वॉलेटाइल क्या क्या होता है इंडिया में, जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, एनर्जी, बिकॉज क्रूड का प्राइस कितना ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है, तो अगर उसको हम इन्फ्लेशन में लेंगे तो वो तो क्रूड के गिर रहे हैं बहुत तेज़ी से प्राइसेस, तो वो तो हमारा इन्फ्लेशन सही बताएगा नहीं। और फूड प्राइसेस, बिकॉज अगर फसल ख़राब हो गई, बारिश हो गई, मानसून अच्छा नहीं हुआ, तो उसकी वजह से प्राइसेस कोलैप्स हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे, सॉरी। तो वो एक इम्पैक्ट करेगी हमारे ओवरऑल इन्फ्लेशन को, और हमें पता नहीं लग पाएगा कि एक्चुअल में सप्लाई और डिमांड की वजह से क्या हालत हो रही है। तो इन दोनों आइटम्स को जब हटा दिया जाता है तो उसे कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। अब अगली है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये वो इन्फ्लेशन है जो हमने सुनी है कि जब एक्सेस डिमांड हो जाती है, एक्सेस डिमांड, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है कंट्री की, जब उससे ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। उसके बाद होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मतलब कि जो कॉस्ट बढ़ रही है ना, वो बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज, या फिर इनएफिशिएंसीज वर्ड यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज वो आगे आएगा। सप्लाई चेन की कॉस्ट की वजह से बढ़ रही है उसकी कॉस्ट, ना कि डिमांड की वजह से। डिमांड में कुछ चेंज नहीं आया, मान लो क्रूड का प्राइस बढ़ गया, उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन हो रहा है नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड बट बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन कॉस्ट। अगला है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, जो भी मैंने बताया इनएफिशिएंसीज वो इसमें आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल मतलब कि जो स्ट्रक्चर है ना उसमें कुछ खामियां हैं। फॉर एग्जांपल कंपटीशन नहीं है, मतलब कि एक या दो फर्म्स चलाती हैं पूरा बिजनेस। जैसे इंडिया में टेलीकॉम है, जियो और एयरटेल ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, वो आज चाहें तो प्राइसेस बढ़ा दें तो कुछ कोई नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर इन अ डुओपॉली काइंड ऑफ सिचुएशन। या फिर लेबर कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे यूएस में अगर इमिग्रेशन हट जाता है तो बहुत बड़ा लेबर कंस्ट्रेंट आएगा, बिकॉज मेक्सिको इंडियंस ये एज ए इलीगल इमिग्रेंट काफ़ी, मतलब जो लेबरर वाला काम है ना, प्लांटेशंस पे करना, ड्राइवर वाला काम, ये सब ये लोग करते थे और ये फिल इन करते थे उस चीज़ को, बिकॉज जो वेज रेट होता है बहुत कम होता है, जिसपे अमेरिकन नहीं करेंगे, यूरोपियंस नहीं करेंगे काम, उस पर इमिग्रेंट्स करते थे काम, वो चीज़ हट जाएगी। या फिर कोई प्रोडक्शन इनएफिशिएंसीज है, जैसे इंडिया में तो होता ही है, जैसे सरकारी कंपनियों में होता है, इतने लोग चाहिए ही नहीं जितने काम कर रहे हैं। बहुत छोटा छोटा कोई काम कर रहा है, किसी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता लेकिन वो परमानेंट जॉब है कर रहा है, प्रोडक्शन इनएफिशिएंसीज है। तो ये होती है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अगली है जो इंडिया में आई थिंक बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, वो है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, मतलब कि जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल इंडिया में क्रूड आता है इतना, वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। या फिर यूएस ने जो टैरिफ्स लगाए वो भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेड होगा। जैसे इम्पोर्टेड मैं कहूँगा डिफ्लेशन काइंड ऑफ, जैसे चाइना करता है, वो सस्ता माल भेजता है दूसरी कंट्रीज़ में, मतलब वो इन्फ्लेशन को रोक रहा है दूसरी कंट्रीज़ के, बहुत एक्सेस इन्फ्लेशन नहीं जाने दे रहा है, तो वो चीज़ है। अगला है रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन को रिप्रेस किया जा रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट आर्टिफिशियली कंट्रोल कर रही है प्राइसेस को। ये बहुत दिन तक नहीं चलता, बिकॉज जैसे ही आप फ्री मार्केट में आते हो तबाही मच जाती है। जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किया था, जॉर्ज सोरोस वाला आपने अगर पढ़ा हो, मतलब पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड यूरो मतलब उसका रेट कंट्रोल करती थी, पाउंड स्टर्लिंग या यूरो, और जॉर्ज सोरोस ने देखा कि गैप है, बिकॉज गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, वो कितने टाइम तक कंट्रोल कर पाएगी, तो उन्होंने हेवली शॉर्ट किया था और फिर अगले दिन यू ऑल नो व्हाट हैपेंड। तो ये सब था आज की वीडियो में। वैसे भी मैं बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ, मैंने सोचा कि यार सीए की वीडियो तो बनाते ही रहते हैं, बिकॉज सीए का तो हर कोई बना रहा है, तो कहीं से भी जाके देख लो यार। लेकिन कुछ अलग सीखने को मिलेगा इन्फ्लेशन के बारे में। आई डोंट नो कितने लोग जानते थे कि रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होती है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या होती है,
कोर इन्फ्लेशन क्या होती है। तो मैं कोशिश करूँगा ऐसी वीडियोस लाने के लिए कि जो आपको सीए के अलावा कुछ सीखने को मिले, क्योंकि सीए का तो सब सीख ही रहे हैं यार। तो दैट इज़ फ्रॉम